नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं इंदु स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल आईपी स्टडी पॉइंट पे, जहाँ आपको तैयारी कराई जा रही है सीटेट 2024 की। आज की डेट में आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे साइकोलॉजी के जो पेडागॉजी के क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस हम लोग लगाएंगे। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा चुके हैं। तो आशा करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, तैयारी को अच्छी और बेहतरीन बना रहे होंगे। जिन लोगों ने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, तैयारी को अच्छा बनाना चाहते हैं, बेहतरीन करना चाहते हैं, तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के ये वीडियोस देख सकते हैं। तैयारी को और भी बढ़िया कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए हमारे साथ, आगे बढ़ते रहिए हमारे साथ। शुरू करेंगे हम आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि अधिगम की संरचना अधिगम की संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, ठीक है, क्या ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर करते हैं, बच्चों की कोई भूमिका होती ही नहीं है। यहाँ पे जब भी निगेटिव पॉइंट आए, टैग वर्ड होते हैं सीटेट में, तो उनको बिल्कुल भी हटा दिया जाता है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। और बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर होते हैं या रहते हैं। तो इसमें क्या रहता है, सबसे अहम हर चीज जब भी सीटेट का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें तो पॉजिटिविटी, अक्सर मतलब पॉजिटिविटी ही रखनी है। जब क्वेश्चन में नहीं करके दिया हो क्वेश्चन, तब आप लोग उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के फिर आंसर को टिक करें। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अधिगम की संरचनात्मक जो विचार होते हैं अधिगम के, क्या सुझाव देते हैं कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। ए, प्रयासों में कोई फर्क नहीं पड़ता, असफलता अनियंत्रित है, योग्यता सुधार्य है या योग्यता अटल है। तो कौन सी सही होगी। अधिगम की बात कही गई, अधिगम के लिए कौन सी धारणा उपयुक्त है। तो ऑप्शन नंबर सी, योग्यता सुधार्य है। ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक, ये सन नहीं लिखा है, ठीक है, संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों के लिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा ऐसा मतलब ऑप्शन है जो विद्यार्थियों की जो संकल्पनात्मक जो कल्पना करते हैं उसकी समझ में जो है इंक्रीमेंट या बढ़ोतरी करने में सहायक हो। ए, बार बार परीक्षाएं करवाई जाएं, अन्वेषण और संवाद, प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं या पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी, अन्वेषण और संवाद बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों को सिखाने में कठिनाई होती है जब, कब। ए, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, बी, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, सी, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, या फिर डी, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। बच्चों को सिखाने में कठिनाई कब होती है भाई। आप लोग बताएं कि बच्चों को जब हम कोई चीज़ सिखाते हैं तो कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन है बच्चों को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए तो बच्चों को थोड़ा सा सिखाने में क्या होती है, लर्निंग में थोड़ी सी मतलब कठिनाई होती है। अब आएंगे हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 5, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। तो अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, ये अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था होती है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 5 का एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। एक अध्यापक को तो
पढ़ेंगे हम लोग इसमें जानेंगे कि विविध जैसे कई सारी पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ता यानी सीखने वाले बच्चे हैं जिन्हें हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। जैसे ठीक है, समावेशी जो कक्षा चलती है, क्लास चलती है, उसके लिए अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, तो विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। ठीक है, विविध विन्यासों से क्या करने चाहिए, एग्जाम्पल्स लेने चाहिए जो बच्चों को समझ में आए, क्योंकि वहाँ पे हर प्रकार के बच्चे होते हैं। ठीक है, विविध पृष्ठभूमियों के बच्चे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा सही है, डी एकदम सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है, तो किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 7 का एकदम सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। क्या पूछ लिया इसमें, नहीं करना चाहिए। ठीक है, किसको, एक टीचर को क्या नहीं करना चाहिए, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जितना से ज़्यादा हम लोग सरल चीज़ों को, सरल एग्जाम्पल्स को दे करके बच्चों को समझा पाएंगे, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। ठीक है, हम लोग जटिल कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बच्चों के सामने नहीं रखेंगे। तो अध्यापक को क्या करना नहीं चाहिए कि शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 का बी सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे कि सर्वनात्मकता की पहचान का मुख्य लक्षण क्या है। तो बताइए, सर्वनात्मकता की पहचान का मुख्य लक्षण क्या होता है, अपसारी चिंतन होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से अध्यापक अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। तो सब अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है, डी संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। ये बिल्कुल अधिगम के लिए सबसे प्रभावशाली माध्यम होता है। ऑप्शन नंबर डी 10 का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कि एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। क्या कह रहा है कि एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप, कोई एक्टिविटी है, में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। क्यों भाई, क्यों करना चाहिए, क्योंकि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण होती है। कैसी होती है, अर्थपूर्ण होती है। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं कि अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। तो किस प्रकार कायम रखा जा सकता है अधिगम की अभिप्रेरणा को, यंत्रवत याद करने पर जोर दे करके। ठीक है, या बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप दे करके नहीं। देखिए क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिएगा कि अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, यंत्रवत याद करने पर जोर देकर। आएंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 शर्मिंदगी। शर्मिंदगी मतलब ये कहना क्या चाह रहा क्वेश्चन, इसका अर्थ आप लोग समझिएगा। शर्मिंदगी, शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर है। इसका निगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही आंसर होगा, बी आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारंपरिकता पर। आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारंपरिकता पर क्या किया जा सकता है कि बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को आनुवांशिकता एवं पर्यावरण पर प्रत्यारोपित किया जा सकता है। तो 14 क्वेश्चन नंबर का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं हम लोग। आ गए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि
एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य को किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दर्शाता है, स्वनियमन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे कि मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य कैसा होना चाहिए, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 कौन सा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देखकर एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना जो है, अध्यापिका की यह योजना अधिगम के लिए पाड़ या स्कैफोल्डिंग, दोनों ही कहेंगे, पाड़ या स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, यानी सहारा देना, अधिगम के लिए पाड़ या फिर आधारभूत संरचना का काम करेगी। ऑप्शन नंबर डी 17 का बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कि एक खेल प्रक्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देख करके उसके पिता ने कहा कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन कैसा है, लैंगिक भेदभाव को क्या कर रहा है। ये देखो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा, लैंगिक भेदभाव को कम करना या लैंगिक समानता को बढ़ावा देना या फिर लैंगिक, यहाँ पे क्या होगा, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है या फिर लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा सही है, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, यहाँ पे लैंगिक हो जाएगा। ठीक है, जो सारे ऑप्शंस में है। और रूढ़िवादिता को क्या करता, दर्शाता, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर है 20। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को, क्या लिखा है कि किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे, मतलब इसे या इसको स्वीकृति देते हैं, लेकिन नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, तो प्रथागत। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 पे कि बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय सामाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार सामाजीकरण का एक प्राथमिक कारण है। ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 का। आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन कहता है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत जोड़ देता है, किस पे जोड़ देता है, बहुबुद्धि का जो सिद्धांत होता है किस पे जोड़ देता, जोड़ नहीं, यहाँ पे क्या है, किस पे जोर देता है, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है 22 का। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण होता है। तो विकास का मुख्य गुण कौन सा होता है, विचार या फिर सोच में केंद्रीकरण। 23 का डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है क्वेश्चन नंबर 24 का, विकास बहुआयामी होता है। कैसा होता है, बहुआयामी होता है। क्वेश्चन नंबर 24 का बी सही आंसर है। आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 25
कि लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य या फिर सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। तो किसके महत्व पर जोर देता है? क्वेश्चन नंबर 25 का सी, सांस्कृतिक उपकरणों पर जोर देता है। अब आते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। तो किस में होता है? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर कौन सा है? बी, स्कीमा या फिर मनोबंध, जो भी कह लो, तो ये स्कीमा ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। भाई किस पर जोर होना चाहिए समावेशी कक्षा में? कि हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? किसका जो है, कौन सी शब्दावली, किसका प्रयोग सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? ए, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता मानते हैं। ये बिल्कुल सही आंसर है 21 का ए। 29 पे आ गए हम लोग। 29 में क्वेश्चन पढ़ेंगे कि जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? भाई किस क्रम में विकास होता है? तो सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त, इस क्रम में विकास होता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, कि एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? किस प्रकार देखा जाना चाहिए? अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। अध्यापन क्या है? अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। तो हम लोग आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का जो हमारा एक क्वेश्चनायर था साइकोलॉजी का, पेडागोजी का, वो यही समाप्त होता है। और आशा करते हैं सभी लोग तैयारी को और भी अच्छा और बेहतरीन बनाने के लिए लगातार तैयारी करते हैं। और हम जुड़े रहिए हमारे साथ। जिन लोगों ने वीडियोज़ हमारी नहीं देखी हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोज़ देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और तैयारी को और भी अच्छा और बेहतरीन बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।